हिंदी यूनिवर्स के इस चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज की कहानी है सरलदाता, जिसके लेखक हैं अज्ञे जी। तो आइए कहानी को सुनते हैं। यह कभी हो ही नहीं सकता देवेंद्र लाल जी। रफीकुद्दीन वकील की वाणी का आग्रह था। चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। देवेंद्र लाल ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी बताते हुए कहा, सब तो चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सुबह की नज़र से देखता है और खामोखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरवर हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफ़ीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाहगर्जी हो जाएं? हम तो आपको जाने न देंगे, बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी का फ़र्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें और उन्हें घर छोड़कर भागने न दें। हम पड़ोसी की हिफाजत न कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे? और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में कई हिंदू भी, जहां उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वहां पर अल्पसंख्यक मुस्लिमों की वो हिफाजत करेंगे। आप जाइए ना, बिल्कुल मत जाइए। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर बस। देवेंद्र लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाला जी या बाबूजी या पंडित जी, क्या सलाह बनाई है आपने? और वह उत्तर देते, क्या सलाह बनानी है, यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल देखते हैं कि वह चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं। कोई लाहौर से बाहर तो कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उसके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक और गुजर की भैंस तो दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देवेंद्र और रफ़ीकुद्दीन के मकानों के बीच में मकान खाली थे और रफ़ीकुद्दीन के मकान के बाद मौजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देवेंद्र लाल और रफ़ीकुद्दीन की पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनसे चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने बताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफ़ीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल जी, आप भी? रफ़ीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल रह गए। तब तय यह हुआ कि अगर खुदा न करे कोई बात खतरे की हुई तो रफ़ीकुद्दीन उन्हें पहले खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम कर देंगे, चाहे जैसे हो। देवेंद्र लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जलंधर मायके चली गई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी वह न आए, वहीं रह गए देवेंद्र और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफ़ीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी में मौजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद बंद कर निकलेंगे, कहीं जाने का समय नहीं है। देवेंद्र लाल अपनी जरूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चलें, या भला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ नहीं था। गहना छल्ला सब स्त्री के साथ जलंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज़्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यूँ गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज़ कीमती मालूम होती है। देवेंद्र लाल घंटे भर बाद अपने ट्रंक बिस्तर के साथ रफ़ीकुद्दीन के यहाँ जा पहुँचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुल्लड़ मौजंग में आ पहुँचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष आंखों के सामने उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लुट गया। रात को जहां तहां लपटें उठने लगीं और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गलघोंटू हो गई। रफ़ीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी देखना था, वो भी आज़ादी के नाम पर। या अल्लाह! लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है, उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देवेंद्र लाल घर के बाहर निकल ही न सकते। रफ़ीकुद्दीन ही आते जाते, काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम आते, बाजार कर आते और शहर की खबर ले आते।
देवेंद्र लाल को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य की आलोचना किया करते। देवेंद्र ने तो पहले लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में वे पहचानने लगे कि रफ़ीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर, जिसे वह नाम नहीं दे सकते, जैसे थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, न जाने क्या क्या नजर आने लगा। शहर तो वीरान हो गया था, जहाँ तहाँ लाशें सड़ने लगी थी, घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, यह प्रार्थना लेकर कि वह मोहल्ले में जाएं, उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वह देख सकेंगे। वह दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले, 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके ही थे कि मरीज के एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर जगह दी थी कि वे निराश्रित उसके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गईं। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गईं और सड़क पर पड़ी रहीं। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष फैलाने को संप्रदायों के अपने अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देवेंद्र लाल को अचानक लगता कि वह और रफ़ीकुद्दीन ही गलत हैं जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। और वह लक्ष्य करता कि स्पष्ट स्वर जो कि रफ़ीकुद्दीन की बातों में पाया था, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानी सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास में कई गांव के और अमृतसर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सकें। और 200-250 आदमी कृपाने निकाल कर उन्हें घेरे में लेकर स्टेशन पहुंचा आए। किसी को छत नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफ़ीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुंचा आए। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनकी स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र रफ़ीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफ़ीकुद्दीन से मिलने आए। रफ़ीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्रायः धीरे धीरे हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देवेंद्र लाल के कान में पड़ जाता, बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफ़ीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाए रखा। पर जब रफ़ीकुद्दीन बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे ना रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफ़ीक साहब, खैर तो है? रफ़ीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंखें झुका ली। अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूँ मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और ख़तरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़ें। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका एहसानमंद हूँ। रफ़ीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिया। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी, फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊँगा। आप सच सच बताइए ना, आपसे उन लोगों ने क्या कहा? धमकियाँ देते रहे, और क्या? फिर भी क्या धमकी? धमकी भी क्या होती है? धमकी, उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करके ना मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा? तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं चला जाऊँ। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं भी निकल जाऊँगा। आप घर बार वाले आदमी हैं, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं, बिल्कुल गुंडे। आज ही चला जाऊँगा। यह कैसे हो सकता है?
आखिर आपको चले जाने से हम ही ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था, उससे आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद यह तय हुआ कि देवेंद्र लाल वहाँ से टल जाएंगे। रफ़ीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपाकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहाँ तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में नहीं रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो होगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देवेंद्र लाल शेख अताउल्ला के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज के बगल एक कोठरी में, जिसके सामने दीवारों में घिरा हुआ एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी के सामने और गैराज की तरफ किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लीपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था, जिसके एक और चूना मिली मिट्टी का ढेर और मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे के उपयोग को समझते देर न लगी। देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी कि वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई में कैद कर रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई को रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वास्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वह अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी दुर्गंध होगी, ज़्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद रखने से कोठरी में नहीं आएगी। नहाने का कोई सवाल ही नहीं, पानी शायद मुंह हाथ धोने को काफ़ी हो जाया करेगा। कोठरी ठीक है, रोशनी नहीं है, पढ़ने लिखने का सवाल ही नहीं उठता। पर काम चलाओ रोशनी प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक और सामने के मकान के कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है ही नहीं, या तो ध्यान ही ना रहा। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। वह भी ना हो तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके उन्होंने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, वह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे, आज़ाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थना में चलते हुए घरों का धुआं। धूपेन घापयामा लाल चंदन रक्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। वह बिलार आता है, वहाँ अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तर बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना आता था, यूं वह 2 वक्त के लिए काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का, जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुभव किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से उन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था हाँ। देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता है तो वह एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर वो डटकर खा लेते और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता। फिर हड्डी वड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता या ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो आती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर का गुडरुंगू सुनते, कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे थे और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी सी जनानी आवाज़ थी शेख साहब की बीबी की। एक और तीखी जनानी आवाज़ थी जिसके स्वर में वय का खुरदरापन था, घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री।
एक विनीत युवा स्वर था जो प्रायः पहली आवाज़ की ज़ैबू नी ज़ैबू पुकार के उत्तर में बोलता था और इसलिए शेख साहब की लड़की जेबुन्निसा का स्वर था। दो मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थीं, एक तो आबिद मियाँ की जो शेख साहब का लड़का हुआ और जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी और चर्बी सी चिकनी आवाज़ जो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देवेंद्र लाल सुन तो सकते, लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में न आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल भी स्पष्ट समझ में आते हैं। ज़ैबू की आवाज़ से देवेंद्र लाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से नहीं, वह विनीत थी। इसलिए मन ही मन वे जेबुन्निसा के बारे में अपने ऊहापोह के रोमानिक खिलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिड़क भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फ़िरका परस्ती का जहर भरती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है, यह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसीलिए शायद बहुत से उपद्रव की जड़ भी होता है। ऐसे घर में सभी लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वह सोचते खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वह जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता, पर परोसना शायद जेबुन्निसा के जिम्मे ही था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुल्के देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एकाध बार सह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने लगी। उन्होंने एकाध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर दो एक फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। 3 एक फुलकों की तह के बीच में कागज की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल उसे फिर गोल करके फेंक देने वाले थे कि हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक सतर, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल ने कागज की चिंदियां की। चिंदियों को मसला कोठरी से गैराज में जाकर गड्ढे में डाल दिया और आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जैबू जैबू जैबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्र लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है और उनके मेज़बान के, उनके आश्रयदाता के, जैबू के पिता के। कुत्ता यहाँ कहाँ है। देवेंद्र लाल फिर टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सर की बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बुलाया। लपक कर कंधे पर आ गया। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुचकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान हो, मैं शेख साहब का, है ना। वह मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ पर करने जा रहा हूँ। वह भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यह तो जानना है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वह पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज़ मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यही ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया। हड्डी झपटना चाहता था, पर देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्र लाल उसे गोद में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है, खाद्य अखाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे। सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे सहज ज्ञान के सहारे जीने वाली है। तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। जो बिल्ली सड़ी मछली खा ले जिसे इंसान न खाए, वह और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणित हुआ। फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ देखता हो सो नहीं, पर देवेंद्र लाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती रहीं। आज़ादी, भाईचारा,
देश राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी के विष दिया जा रहा है। देवेंद्र लाल का मन गलान से उमड़ गया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया, 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला, एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ों की ओर देखा, फिर ऊपर के खाने में से 2 एक कागज़, 2 एक फ़ोटो, एक सेविंग बुक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना, फिर वे आंगन की दीवार फांद गए और बाहर सड़क पर निकल गए। वे स्वयं न जान सके कि यह कैसे हुआ। इसके बाद की घटना घटना नहीं है। घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनी हुई संगति है, इसलिए मानव को दिख जाती है और वह पूर्णता का आनंद पा लेता है। घटना की संगत मानव पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या देव या भगवान की बनाई हुई संगति है, इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसीलिए इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसा हुआ वह बताना जरूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल अपना पता लेकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे। तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मानती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और यह भी याद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में कोई अल्पसंख्यक मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज़। देवेंद्र लाल की स्मृति में शेख अताउल्ला की चर्बी से चिकनी भारी आवाज़ गूंज गई, जैब जैब। और फिर गैराज की छत पर छटपटाकर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भरी कराह जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी, उन्होंने चिट्ठी की छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी। तो ये थी कहानी शरणदाता, जिसे आपने पूरा सुना। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अब अपने दोस्त विवेक समीर को दें इजाज़त। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।